बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे हम बात कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्राले की बुक के सेक्शन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक पिछले 2 वीडियोस में। इस दफ़ा हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। Let S be a set having exactly one element. How many different binary operations can be defined on S? Answer the question if S has exactly 2 elements, exactly 3 elements, exactly n elements. तो ये काफ़ी ट्रिकी सा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सेट दिया गया है और पूछा गया है कि अगर इसमें एग्जैक्ट एक एलिमेंट हो तो हम इस सेट के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, और अगर इसमें 2 एलिमेंट्स हों तो फिर कितने डिफाइन कर सकते हैं, 3 हों तो कितने डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर n एलिमेंट्स हों, यानी n एलिमेंट्स का मतलब ये है कि क्या हम किसी भी तादाद के लिए कोई ऐसा फार्मूला हम बता सकते हैं, कोई पैटर्न हम बता सकते हों कि जिसके तहत जितनी भी तादाद में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों सेट में, हम इजीली बता सकें कि उसके अंदर उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो फिर हम उसके कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ सेट ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं ए। तो अब बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन करना है इस सेट के ऊपर। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा रूल या एक ऐसा मैपिंग जो सेट ए के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स के लिए सेट ए में से ही कोई एलिमेंट असाइन करे, बल्कि एग्जैक्ट एक ही एलिमेंट असाइन करे। तो हमें ये देखना होगा कि सेट ए के पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कितने हैं। अब सेट ए के ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, कौन से होंगे, इसके लिए हमारे पास एक टूल है और वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए हमें ये बताती है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। तो अगर एक ही एलिमेंट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूल के तहत हमें पता है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, ए और ए का। अब हमने ये देखना है कि इस ऑर्डर पेयर के लिए हम कितने पॉसिबल एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं, या कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, या ऑर्डर पेयर तो एक ही है, कितने पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस इसके बन सकते हैं। तो एक ही ऑर्डर पेयर है, इसके लिए हमने एलिमेंट असाइन करना है सेट ए में से। तो सेट ए के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि इस ऑर्डर पेयर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ए ही असाइन कर सकते हैं। अगर ए के अलावा कोई एलिमेंट असाइन करेंगे तब भी ये रूल बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, और अगर हम कोई एलिमेंट असाइन नहीं करते तब भी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, और वो ये है कि ए स्टार ए, यानी ए और ए के ऑर्डर पेयर के लिए हम एलिमेंट असाइन करें ए। इसके अलावा कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हम बात करें 2 एलिमेंट्स की, अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल ए के साथ एक और एलिमेंट बी भी अगर हो, तो हमें पहले देखना होगा कि इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर्स हमारे पास होंगे ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए के अंदर टोटल ऑर्डर पेयर्स कौन से बन सकते हैं हमारे पास, ए और ए का पेयर, ए और बी का पेयर, बी और ए का पेयर, और फिर बी और बी का पेयर। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। अब इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए हमने एक ऐसा रूल बनाना है जो ये सेट के अंदर जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं, इन तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करे। हर ऑर्डर पेयर के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करे। तो ऐसा अब कितने डिफरेंट वेज में हो सकता है हमें ये देखना होगा। तो हम अपने लेक्चर जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें हम बात कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो एग्जैक्ट वही सिचुएशन है कि हमारे पास 1 2 3 और 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, और हर ऑर्डर पेयर के लिए हमने इनमें से एक एलिमेंट असाइन करना है। तो ये कितनी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं वो देखने के लिए हम इसके ऊपर प्रोडक्ट या लॉ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं।
और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत हमारे पास टोटल जो प्लेसेस हैं वो हैं 4, और हमारे पास हर प्लेस को फिल करने के लिए, प्लेसेस का मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर्स की जगह, यानी हर ऑर्डर पेयर के अगेंस्ट में हमने एक एलिमेंट असाइन करना है। तो पहले ऑर्डर पेयर के लिए जो असाइनमेंट्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं 2, या ए असाइन कर सकते हैं या बी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन रूल के तहत हर ऑर्डर पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन होना है वो सेट ए में से ही होना है। तो पहले ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास ऑप्शंस 2 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस 2 हैं, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस 2 हैं, तीसरे के लिए भी 2 ऑप्शंस, चौथे के लिए भी 2 ऑप्शंस। तो प्रोडक्ट रूल के तहत हमारे पास ये टोटल 2 पावर 4 यानी 16 पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि जिनके तहत हम इन ऑर्डर पेयर्स के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों तो हम टोटल जो पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस बना सकते हैं वो बना सकते हैं 16। तो इसी तरह अगर हम बात करें 3 एलिमेंट्स की, सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हों, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड सी, तो ये 3 एलिमेंट्स हों, तो हमें पता है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यानी ए क्रॉस ए के अंदर टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो ये हमारे पास होगा जो कि स्टार्ट होंगे ए से, फिर आपके पास ए बी, फिर आपके पास फिर ए सी, फिर बी ए बी सी, सी सी, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे और आखिरी ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा सी और सी का। तो ये टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स हैं। अब हमने ये देखना है कि इस सेट ए के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स तो 9 है। अब हर ऑर्डर पेयर के लिए हमने इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करना है। तो हमें ये देखना होगा कि कितने पॉसिबल वेज हमारे पास हैं कि हम इन ऑर्डर पेयर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकें। तो अगेन हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी। तो इसके तहत हमारे पास जो पॉसिबल वो ऑप्शंस होंगे वो ये होंगे कि टोटल हमारे पास प्लेसेस होंगे जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, और हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो है 9। तो हम ये 9 प्लेसेस बना सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस 3 है, क्योंकि पहले ऑर्डर पेयर को जो हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं ए बी सी, इनमें से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस 3 है, सेकंड के लिए भी 3 है, थर्ड के लिए भी 3 है, और इसी तरह इन सब के लिए 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। टोटल प्लेसेस हमारे पास 9 है। तो प्रोडक्ट रूल के तहत मैं लिख सकता हूँ ये 3 पावर 9 होगा, जो कि इक्वल है 19683 के, 19683 के। अब हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं, पहले सेट ए में हमने एक एलिमेंट लिया और देखा कि टोटल एक बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों तो 16 बन सकते हैं, 3 के लिए 19683 बन सकते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन नेचुरली ये है कि अब 4 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा। वैसे तो हमसे इन 3 के बारे में पूछा गया है पहले कि, और उनके आंसर्स हम दे चुके हैं कि अगर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। सेट ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स हों तो उसके लिए 16 बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो इसके अंदर 19683 एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। लेकिन आखिर में एक और बात भी पूछी गई है कि क्या हम कोई फार्मूला इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि किसी भी तादाद के लिए हमें डायरेक्ट जो है वो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस दे दे। तो इसके लिए हम एक पैटर्न जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ नोटेशंस यहाँ पे चूज़ करूँगा। सबसे पहले ए का जो मॉड है वो तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कार्डिनलिटी के लिए, और कार्डिनलिटी का मतलब भी हमें पता है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। और एक और मैं नोटेशन यहाँ पे यूज़ करूँगा एन ऑफ स्टेरिक। एन ऑफ स्टेरिक का मतलब होगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है,
तो ताकि मैं इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकूँ। तो हम अगर मैं ये दो नोटेशंस को कंसीडर करूँ, तो ये जो सिचुएशन है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि इफ़, यानी अगर मेरे पास ए की कार्डिनलिटी 1 हो, यानी ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो इसका नतीजा क्या निकला था कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस स्टैटिक इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ये कंक्लूड किया था कि सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। तो इसको मैं यूँ कंक्लूड कर सकता हूँ। इसी तरह सेकंड, अगर ए की कार्डिनलिटी अगर 2 हो, तो हमारे पास ये कंक्लूजन आया है कि सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हों तो उसके टोटल 16 इसके, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो होंगे वो होंगे 16। इसी तरह हमने देखा ए की कार्डिनलिटी अगर 3 हो, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो हमारे पास होंगे वो होंगे 19,683। अब इन तीनों के से हमने देखना है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वो देखने के लिए वो पैटर्न हम इजीली यहाँ से बना सकते हैं। वो कैसे? 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 पावर, और ये मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 का स्क्वायर, और इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ, चूंकि ये हमें पता है 3 पावर 9 की इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 स्क्वायर। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम यहाँ से कोई पैटर्न जो है वो हम बना सकें, या कोई रिलेशनशिप हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। तो वो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे जो इसका बेस है 1 है, और इसका पावर 1 है, और उसका पावर 2 है। यहाँ पे बेस 2 है, इसका पावर 2, और उसका होल पावर, और उस एक्सपोनेंट का भी पावर जो है वो 2 है। यहाँ पे बेस 3, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो खुद भी एक एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका बेस 3 है और पावर 2 है। तो एक चीज़ इन सब में जो कॉमन नज़र आ रहा है, देखें कि ये नंबर 1 और 1, ये 2 और 2, ये 3 और 3, और इन सब का जो पावर है, टॉप पे जो पावर है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी सब स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए के अंदर कार्डिनलिटी 4 हो, यानी ए में अगर 4 एलिमेंट्स हों, तो उससे ये नतीजा निकलेगा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पे 3 पावर 3 स्क्वायर था, तो डेफिनेटली ये 4 पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक एलिमेंट हो तो 1 पावर 1 का स्क्वायर, 2 एलिमेंट्स के लिए 2 पावर 2 स्क्वायर, 3 एलिमेंट्स के लिए 3 पावर 3 स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स के लिए फिर डेफिनेटली 4 पावर 4 स्क्वायर होना चाहिए। और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलेगा, और हम ये कह सकते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी अगर n हो, n का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी तादाद हो सकती है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे n पावर n का स्क्वायर। बिल्कुल वही पैटर्न जो ऊपर से चला आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उस पे जो हम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं वो है n पावर n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और उसका सोल्यूशन था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी डिफरेंट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ऑन अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ऑन अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है। इसमें भी हमसे वही चीज़ें पूछी गई हैं कि सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों, 3 एलिमेंट्स हों, या किसी भी तादाद में एलिमेंट्स हों, तो उसके ऊपर हम कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं जो कि कम्यूटेटिव भी हों। तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन नहीं थी। अब हमने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की तादाद बतानी है। तो इस काम के लिए भी हमने प्रोसीजर वही अपनाना है कि हम पहले देखेंगे सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हों, तो हम कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बना सकते हैं। फिर उनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि सेट के अंदर जितनी भी तादाद में एलिमेंट्स हों, हम जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस है वो कितने बना सकते हैं। तो हम कोई कॉन्क्रीट कोई फार्मूला जो है वो बना सकते हैं उसके बाद। और यहाँ पे भी हम वही केस लेंगे, सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो एक ही ऑर्डर पेयर होगा,
और उसके ऊपर हम एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, और ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो इसके लिए जो है टोटल एक बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें सेट के अंदर दो एलिमेंट्स की, यानी सेट के अंदर आपके पास एक के साथ एक और एलिमेंट भी हो बी, तो हमने ये देखना है कि टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे। तो टोटल ऑर्डर पेयर्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके अंदर 4 ऑर्डर पेयर्स होंगे, और 4 ऑर्डर पेयर्स के लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन रूल डिफाइन करना है, और ऐसा रूल जो हर ऑर्डर पेयर को के लिए इसी सेट में से एक एलिमेंट असाइन करे। और ये ऑर्डर पेयर्स हमारे पास होंगे ए बी, ए और सी, सॉरी बी और ए, और ये बी और बी। तो ये 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमने एक थोड़ी सी तब्दीली ये करनी है कि ए के लिए हमने एक एलिमेंट असाइन करना है, ए बी के लिए एक एलिमेंट असाइन करना है, और बी ए के लिए एक एलिमेंट असाइन करना है। पहले ये करना था कि ए बी के लिए जो हम एलिमेंट असाइन करें और बी ए के लिए जो एलिमेंट असाइन करें, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते थे। लेकिन इस दफ़ा हमसे ये पूछा गया है कि बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होने चाहिए जो कम्यूटेटिव भी हों, उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत हमें पता है कि ए बी के लिए जो एलिमेंट असाइन होना चाहिए वही एलिमेंट बी ए के लिए भी असाइन होना चाहिए। यानी ए बी और बी ए के लिए जो एलिमेंट्स असाइन हो रहे हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टोटल हमने जिन ऑर्डर पेयर्स के लिए एलिमेंट असाइन करने हैं वो एक ये पेयर है, और इन दोनों को मैं कंबाइन एक पेयर कंसीडर करूंगा, इसलिए कि जो एलिमेंट इसको असाइन होना है वही एलिमेंट हमने लाजमी तौर पे इसके लिए भी असाइन करना है। तो इन दोनों के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने असाइन नहीं करने, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके इनको हम एक ही ऑर्डर पेयर कंसीडर करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ए बी के लिए जो एलिमेंट असाइन होगा वही एलिमेंट बी ए के लिए भी होगा। तो इसके लिए फिर डिफरेंट एलिमेंट्स असाइन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है ये बी और बी का ऑर्डर पेयर, इसके लिए हमने एक एलिमेंट असाइन करना है। तो जो हम प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए जो हम वैकेंट जो स्पेसिस, जो ब्लैंक स्पेसिस हम कंसीडर करेंगे वो हम टोटल 3 करेंगे। यानी पहले इस एलिमेंट के लिए हमने इस पेयर के लिए हमने एक एलिमेंट असाइन करना है, उसके लिए प्लेस खाली है, और इसी तरह इस पेयर के लिए एक एलिमेंट असाइन करना है, उसके लिए स्पेस खाली है। और ये जो पेयर होगा इसके लिए फिर हमने डिफरेंट एलिमेंट असाइन नहीं करना है। तो इन दोनों के लिए कंबाइन मैंने ये स्पेस रखी है, इस स्पेस को हमने फिल करना है एक सिंगल एलिमेंट से, यानी इन दोनों के लिए हमने एक सिंगल एलिमेंट असाइन करना है। और ये तीसरा पेयर है, इसके लिए ये वाली स्पेस है। तो हमें ये देखना होगा कि टोटल हमारे पास 3 स्पेसिस हैं, और इन 3 स्पेसिस को हम कितने डिफरेंट वेज में कंप्लीट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। तो पहले स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि हर पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन होना है वो उसी सेट में से, तो सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम 2 डिफरेंट वेज में फिल कर सकते हैं, या इस पेयर के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए भी हम अगेन 2 डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, या इन दोनों के लिए हम ए असाइन कर सकते हैं, या इन दोनों के लिए हम बी असाइन कर सकते हैं। इसी तरह और तीसरा जो ऑर्डर पेयर है बी और बी, इसके लिए भी हम टोटल हमारे पास इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या ए एलिमेंट असाइन हो गया बी। तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज इस केस में आएंगी 2 पावर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों तो उसके लिए टोटल 2 पावर 3 यानी 8 कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों तो उसके लिए टोटल 16 बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। तो उनमें से जो कम्यूटेटिव होंगे वो 8 होंगे। इसी तरह अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो फिर क्या होगा। हमें पहले से पता है कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो उसके टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो होंगे 9। तो अब हमने ये करना है कि इन 9 जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके लिए इस सेट में से एलिमेंट्स हमने असाइन करने हैं। तो ऐसे कितने रूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव हो। इससे पहले तो हमने बात की है कि अगर हम टोटल बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें तो पहले हमने कहा था कि टोटल बाइनरी ऑपरेशंस 3 पावर 9 बन सकते हैं, जो कि 16,000
सॉरी 19,683 बनते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हो तो हमने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की तादाद मालूम करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि उसमें फ़र्क जो है वो कहाँ पे आएगा, क्या हमने किस किस एलिमेंट के लिए सेम वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो वो हमें पहले से पता है। ए बी जो ऑर्डर पेयर है उसके लिए जो भी हम यहाँ से एलिमेंट असाइन करेंगे, लाजमी तौर पे बी ए के लिए भी वही एलिमेंट हमें असाइन करना होगा। यानी ए बी और बी ए के लिए हम दो डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते। यही सिचुएशन फिर ए सी और सी ए के लिए भी है। जो वैल्यू ए सी के लिए असाइन होगी वही वैल्यू सी ए के लिए भी होनी चाहिए। इसी तरह जो वैल्यू बी सी के लिए असाइन होगी वही वैल्यू सी बी के लिए भी असाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 पेयर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो वैल्यूज़ बाकी इनके जो रिवर्स जो ऑर्डर में जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जो पेयर्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ इनकी भी होनी चाहिए। तो यानी इन 3 ऑर्डर पेयर्स के लिए हमने डिफरेंट एलिमेंट्स असाइन नहीं करने हैं। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत जो स्पेसिस हमारे पास अवेलेबल होंगे वो ये होंगे कि इन 9 एलिमेंट्स को हमने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन नहीं करने हैं, बल्कि उनमें से अगर हम 3 को निकाल दें, क्योंकि 3 की वैल्यूज़ बिल्कुल वही होंगी जो बाकी 3 की हैं। जैसे ए बी की वही वैल्यू होगी जो बी ए की होगी, ए सी की वही वैल्यू होगी जो सी ए की होगी, और बी सी की वही वैल्यू होगी जो सी बी की होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सी ए के लिए हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये चेक करना ज़रूरी नहीं है, और सी बी के लिए कौन सी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं ये चेक करना ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह बी ए के लिए कौन सी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं ये चेक करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि बी ए के लिए की वैल्यू वही हमने असाइन करनी है जो ए बी के लिए असाइन कर रहे हैं, और सी बी के लिए वही वैल्यू हमने असाइन करनी है जो बी सी के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं इनका यहाँ पे रोल नहीं बनता। तो टोटल हमारे पास जो स्पेसिस बनती हैं वो बनती हैं 6, 1 2 ये 3 4 5 एंड 6। इन 6 स्पेसिस को फिल करना है हमने इन 3 वैल्यूज़ की मदद से। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत पहले स्पेस को फिल कर सकते हैं हम 3 डिफरेंट वेज में, सेकंड को भी 3, थर्ड के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं, 4 के लिए भी 3 ऑप्शंस, फिफ्थ के लिए भी 3 और 6 के लिए भी 3 ऑप्शंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसके तहत हम टोटल 3 पावर 6 डिफरेंट वेज में इन प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। यानी इन 6 ये जो हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैं इनके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं 3 पावर 6 डिफरेंट वेज में। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पावर 6 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं इस सेट के ऊपर। अब हम यहाँ से भी एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले एक पैटर्न बनाया था और नोटेशंस भी हम वही यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी अगर होती है हमारे पास 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल नंबर ऑफ जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बना सकते हैं वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो है 1। इसी तरह अगर ए की कार्डिनलिटी होती है हमारे पास 2, तो फिर हम नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं 8। और इसी तरह अगर हमारे पास ए की कार्डिनलिटी होती है 3, तो अभी हमने कैलकुलेट किया है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो बन सकते हैं 3 एलिमेंट्स के लिए वो है 3 पावर 6। उसको चूँकि हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर हम 4 के लिए भी हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर ए में की कार्डिनलिटी 4 हो तो फिर इसमें जो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं वो बनेंगे हमारे पास 4 पावर 16। सॉरी, ये 4 पावर है हमारे पास 10। इसी तरह अगर हमारे पास ए में की कार्डिनलिटी अगर 5 होती है तो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो हमारे पास बन सकते हैं वो है 5 पावर 15। तो इन तीनों को तो हमने एक्सप्लेन किया है 1 2 3 के लिए। बाकी चूँकि कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहे हैं। अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स ले लें
और बिल्कुल वैसे ही पहले उनके टोटल आप ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे निकाल लें तो वो 16 ऑर्डर पेयर्स होंगे, लेकिन उनमें से जिन ऑर्डर पेयर्स के लिए हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज असाइन करेंगे उनकी तादाद जो होगी वो उससे कम होगी, और डेफिनेटली उसकी तादाद फिर 10 होगी। टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो जो जितने ऑर्डर पेयर्स के लिए हमने डिस्टिंक्ट वैल्यूज असाइन करनी है वो आपके पास 10 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिस भी टोटल आपके पास 10 होंगे, और 10 स्पेसिस में से हर स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस भी 4 होंगे, क्योंकि सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 और अप टू जाके 10 स्पेसिस तक जाएंगे तो ये 4 पावर 10 आपको मिलेगा ये नंबर। और इसी तरह ये जो 5 है इसको भी आप चेक इजीली कर सकते हैं। अब हम ज़रा इन्हीं से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3, इसको मैं लिख सकता, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 पावर 6, ये 4 पावर 10, ये 5 पावर 15। तो अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न ये बन रहा है कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो इसका बेस है। इन तमाम केसेस में देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्डिनलिटी 1 तो ये बेस 1, कार्डिनलिटी 2 बेस 2, कार्डिनलिटी 3 बेस 3, कार्डिनलिटी 4 बेस 4, कार्डिनलिटी 5 बेस 5। यानी जितने सेट में एलिमेंट्स की तादाद होगी वो इन एक्सप्रेशंस के बेसिस हैं। सिर्फ हमने इसके पावर का पैटर्न हमने तलाश करना है कि इसके पावर का पैटर्न क्या बन रहा है। कि 1 के लिए ये पैटर्न जो है वो 1 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे अलग से ये लिख देता हूँ। 1 के लिए मेरे पास ये पावर 1 बन रहा है, और 2 के लिए मेरे पास पावर बन रहा है ये 3, और 3 के लिए पावर बन रहा है ये 6, और 4 के लिए एक्सपोनेंट बन रहा है ये 10, और 5 के लिए एक्सपोनेंट बन रहा है ये मेरे पास 15, एंड सो ऑन। और इस 1 को तो मैंने 1 ही लिख दिया। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3, और इस 10 को लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, और इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एंड सो ऑन। और यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि एक प्रॉपर एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, बल्कि इसको हम कहते हैं एक सीरीज है पूरी। ठीक है, हर अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा तो उसमें जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस होंगे उनकी तादाद एक एक्सपोनेंशियल नंबर होगा जिसका बेस वही नंबर होगा जो इसकी कार्डिनलिटी है, और उसका जो एक्सपोनेंट होगा 1 के लिए तो वो 1 ही होगा, 2 के लिए वो 1 और 2 का सम होगा, 3 के लिए 1 2 3 का सम, 4 के लिए 1 2 3 4 का सम। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास तादाद n आए तो ये हमारे पास आएगा 1 + 2 + 3 + अप टू, ये एक सीरीज होगी पूरी, जाके ये ख़त्म होगी n पे, क्योंकि 5 के लिए ये 1 से शुरू हो रही है 5 पे ख़त्म, 4 के लिए 1 से स्टार्ट 4 पे ख़त्म। ये एक सीरीज़ है, और ये सीरीज़ हम इजीली देख सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है, और इस अर्थमेटिक सीरीज़ का जो सम होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है Sn, और Sn का फार्मूला है n/2, और ये होता है 2a1 + n-1 टाइम्स d। ये आपके पास होगा d, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, a1 इसके पहले टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और d इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लें, n मतलब टर्म्स की तादाद जो कि n ही है, / 2 होगा, 2 × a1, a1 का मतलब पहला टर्म, तो इसका पहला टर्म देख लें, इसका पहला टर्म 1 है, ये होगा मेरे पास 2 × 1 प्लस n तादाद है n-1, और कॉमन डिफरेंस देखें 2 - 1 कर लें, 3 - 2 जो सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि इस केस में 1 है, क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 1 है। इस चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये रिजल्ट मेरे पास बनता है n/2 × n-1 + 2 होगा n+1। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो फिर मैं अपना जो एक पैटर्न हम बनाना चाह रहे थे वो पैटर्न हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी अगर हमारे पास होती है n, यानी ए के अंदर n एलिमेंट्स हों, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो होंगे वो होंगे n पावर, ये हमारे पास होगा n/2 n पावर n/2 × n+1।